वन पार्टी सिस्टम में एक ही प्रमुख दल का शासन होता है। द्विदलीय प्रणाली में दो प्रमुख दल होते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के अपने गुण दोष हैं। हर व्यवस्था में कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी हैं और सभी अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। किसी एक देश में कोई एक व्यवस्था होती है और किसी देश में कोई दूसरी व्यवस्था होती है। जिन देशों में राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां पर दबाव समूहों का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां पर दबाव समूह बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां दोनों ही अपने तरीके से कार्य करते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर को समझें कि राजनीतिक दल किस प्रकार के संगठन हैं और दबाव समूह किस प्रकार के संगठन हैं। इनमें सबसे पहला अंतर है कि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वे सरकार के अंदर रहकर सरकार की नीतियां इस तरह से बनाते हैं कि उनकी इच्छाओं के अनुसार शासन चले। लेकिन दबाव समूह दूसरी प्रकार के समूह या संगठन है। चुनाव जीतना उनका उद्देश्य नहीं होता है। वे सरकार से बाहर रहकर सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं कि इनका नाम प्रेशर ग्रुप्स है। प्रेशर डालना, प्रेशर की टेक्निक्स, जैसे कि आप प्रेशर कुकर देखते हैं जिसमें अंदर हम कोई चीज उबालने के लिए रखते हैं और उसके लिड को बंद कर देते हैं और उसके अंदर जो भी वस्तु होती है वो अंदर से प्रेशर बनाती है, उसके बाद बाहर से उसमें एक विसिल होती है, वहां से वो प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर का तरीका है कि प्रेशर के द्वारा अंदर की चीज कुक होती है। लगभग यही तरीका है प्रेशर ग्रुप्स का समाज में या सरकार के द्वारा अपनी बात को मनवाने का। तो आज के जो लेक्चर के प्रमुख बिंदु हैं जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से देखेंगे कि दबाव समूहों का क्या अर्थ है, क्या परिभाषाएं हैं इनकी, दबाव समूहों के प्रमुख लक्षण क्या हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं ये लोग, दबाव समूहों के प्रमुख गुण दोष क्या हैं और उनका क्या महत्व और उपयोगिता है एक बहुलवादी समाज में या एक लोकतांत्रिक समाज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं और कहां से इनका आरंभ होता है। तो जो टर्म प्रेशर ग्रुप है उसका आरंभ या उसकी उत्पत्ति होती है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर ग्रुप्स की बहुत ज्यादा उपयोगिता या अहमियत है। ये एक प्रकार से कुछ लोगों का समूह होता है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनका संगठन होता है। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। संख्या में कम हो सकते हैं, संख्या में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष हितों को पाना चाहते हैं। इनके अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं, अपने कुछ हित होते हैं जिसके लिए ये सरकार पर दबाव बनाते हैं या प्रेशर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये सरकार और जनता के बीच में। राजनीतिक दल अपनी तरह से कार्य कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक दल सत्ता के पार्ट बन जाते हैं। ये सत्ता के पार्ट नहीं बनते स्वयं, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल करके जनता से संबंधित बहुत सारी मांगों को मनवाते रहते हैं। राजनीतिक दलों से किस रूप में भिन्न है कि वे किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं लड़ते हैं, ना ही वे राजनीतिक सत्ता पर कोई भी कब्जा करना चाहते हैं। राजनीतिक दल की सबसे प्रमुख परिभाषा और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा जो दी है वो ओडेगार्ड नामक विचारक ने दी है। वैसे तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सिर्फ ओडेगार्ड की परिभाषा अपने आप में पर्याप्त है उनके नेचर के बारे में बताने के लिए। ओडेगार्ड कहते हैं कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल, जहां पर एक संगठन बनाया जाता है। तो एक औपचारिक संगठन है जिसके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं। उनके कुछ गोल्स होते हैं कॉमन, कुछ उद्देश्य होते हैं और जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सके।
मूल रूप से अपने हितों को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य होता है। बाकी के हितों से उनका कोई मतलब नहीं है, वे केवल अपने ही हितों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अभी आगे चल करके और अधिक आपको स्पष्ट किया जाएगा कि किस प्रकार से दबाव समूह केवल अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग दबाव समूह के लक्षण या विशेषताओं को देखेंगे। पहला तो ये कि उनके उद्देश्य सीमित होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर ये चलते हैं। औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित होते हैं। इनकी सदस्य संख्या सीमित होती है और व्यक्ति एक साथ अनेक समूहों का सदस्य भी बन सकता है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो सदस्यता है वो एक्सक्लूसिव है। व्यक्ति एक बार में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, लेकिन व्यक्ति एक साथ अनेक हित समूहों का सदस्य बन सकता है। जैसे मान लीजिए एक ही समय पर मैं एक किसान संगठन के सदस्य भी हो सकती हूँ, मैं एक लाइब्रेरी ग्रुप के सदस्य भी हो सकती हूँ, मैं एक बागवानी से संबंधित लोगों के ग्रुप की भी मेंबर बन सकती हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिए मना है कि मुझे एक से अधिक समूहों की सदस्यता नहीं मिल सकती है। इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके बारे में आपको बार बार बताया जा रहा है वो है राजनीति और प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, ये शासन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन पीछे से सरकार पर प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है अनिश्चित कार्यकाल, इनडेफिनिट पीरियड। केवल ये अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनते हैं और उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। एक बार इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है फिर इनका संगठन समाप्त हो जाता है। जबकि राजनीतिक दलों के साथ ऐसा नहीं होता है। जब एक बार एक राजनीतिक दल का निर्माण होता है तो फिर वो इनडेफिनिट पीरियड तक, अनिश्चित पीरियड तक चलता रहता है। इसके अलावा हर प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूहों का अस्तित्व होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में तो होता ही है, लेकिन जो ऑटोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं हैं, जहां पर शासन का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है जनता की लाइफ पर, वहां पर भी चोरी छिपे कुछ ना कुछ लोग प्रोटेस्ट करते ही रहते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि हाल ही में आप सुनते आ रहे होंगे कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि हांगकांग में जनता बहुत स्वतंत्रता से रहती थी और अब चाइना ने वहां पर बहुत सारे कंट्रोल लगाने शुरू कर दिए हैं, तो वहां पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत वर्षों पहले जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो चाइना में, जो कि सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है, टोटलिटेरियन सिस्टम है, वहां पर थिएनमेन चौक पर वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसको दबाने के लिए सरकार ने टैंक तक भेजे लोगों को कुचलने के लिए। बहुत बुरी तरह से उस आंदोलन को दबाया लोकतंत्र के लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रदर्शन किया। ये इस बात का उदाहरण है कि हर प्रकार की व्यवस्था में दबाव समूह कार्य करते हैं, चाहे उनको कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। और इनके विकास का एक क्रम होता है। जैसे जैसे कोई राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती जाती है वैसे वैसे और अधिक दबाव समूह वहां पर बनते चले जाते हैं। दबाव समूहों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की बहुत सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं और वे तभी पूरी हो सकती हैं जब अनेक प्रकार के समूहों के माध्यम से उन इच्छाओं को या उन हितों को बढ़ावा दिया जाए या बढ़ाते रहा जाए। सारे कार्यों को केवल राजनीतिक दल अकेले नहीं कर सकते हैं। सरकार ऐसे बहुत सारे कार्य करती है जहां जनता असंतुष्ट होती है और राजनीतिक दल भी किसी ना किसी स्वार्थ के चलते उन हितों को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं या उनका समर्थन खुले रूप में नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर दबाव समूह आगे आ जाते हैं। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि भारत में अनेक चीजों को लेकर के बहुत सारे संगठन प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पहले नागरिकता अधिनियम को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ देश के अनेक भागों पर, जिसमें सबसे फेमस रहा दिल्ली में शाहीन बाग नामक स्थान पर किया गया प्रोटेस्ट, जो कि नागरिकता अधिनियम के विरोध में था और बहुत लंबे समय तक चला। अभी हाल ही में किसान कानूनों को लेकर के किसानों के लिए कुछ विधेयक बनाए गए हैं, 3 प्रकार के बिल बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, कानून, जिनके विरोध में अनेक प्रकार के किसान संगठन
वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ स्थानों पर दिल्ली के बॉर्डर पर। अब बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उन चीजों को लेकर के बिल्कुल खुले रूप में सामने नहीं आ पाते। कभी कभी उन्हें डर होता है कि अगर हम एक ग्रुप के समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो दूसरे ग्रुप के लोग हमें किस निगाह से देखेंगे, पता नहीं हमको वोट देंगे या वोट नहीं देंगे। तो इस तरह से लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो ऐसे में दबाव समूह खुल करके अपने हितों को लेकर के सामने आते हैं और सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। समाज में विभिन्न हितों के बीच संतुलन करते हैं, व्यक्ति और शासन के बीच में संतुलन करते हैं, विभिन्न प्रकार के हितों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जैसे आप देखते हैं समाज में किसानों के संगठन हैं, विद्यार्थियों के हैं, टीचर्स के हैं, लॉयर्स के हैं, मजदूरों के तमाम संगठन हैं, ट्रेड यूनियन वर्कर्स के हैं, बहुत प्रकार के संगठन हैं और हर प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज सारे प्रकार के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। राजनीतिक दल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे प्रमोट डिस्कशन एंड डिबेट एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन ऑन की इश्यूज। जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन पर वो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, बहुत सारे इश्यूज को उठाते हैं और जनता के लिए बहुत सारे वो डेटा भी इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो सरकार के सामने नहीं आ पाती, उन आंकड़ों को भी जनता के सामने लाते हैं। दबाव समूह के कार्य करने के तरीके क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि वो प्रेशर डालने की बहुत सारी टेक्निक्स अपनाते हैं और प्रेशर डालने के लिए वो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लॉबिंग करना। संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्था में ये लॉबिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉबी वो स्थान है जिसे हम गलियारा कहते हैं, जो संसद भवन होते हैं वहां पर जो हॉल होता है, मेन हॉल, उसके किनारे का जो एक एरिया होता है, जो लॉबी होती है, वहां पर जब संसद सदस्य घूमते रहते हैं या बैठे रहते हैं तो बहुत सारी जो दबाव समूह होते हैं उनके एजेंट लोग, उनके समर्थक लोग वहां पर उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं कि आप हमारी लॉबी से संबंधित कानूनों को सरकार में बनवाइए। तो इस तरह से लॉबिंग करते हैं, विधायकों को प्रभावित करते हैं, विधानमंडल के सदस्यों को प्रभावित करके उनसे अपने हित में कानूनों का निर्माण करवाते हैं। इसे इस पर्टिकुलर वर्ड को हम लॉबिंग कहते हैं। इसीलिए उनका इसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो हमारे समर्थक लोग हों, जो हमारे लिए कानून बनवाएं। प्रचार और प्रसार के साधनों का प्रयोग करते हैं जनता तक अपनी बात को ले जाने के लिए और सरकार तक अपनी बात को ले जाने के लिए। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया के भी साधन है, आप सभी लोग देखते हैं फेसबुक पर बहुत सारे प्रचार दबाव समूहों के आते रहते हैं। सोशल मीडिया है जैसे कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है और बहुत सारे साधन हैं जिनके माध्यम से ये अपनी बातें लोगों के सामने लाते हैं और लोगों के ओपिनियन को, उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। ये इस बारे में कोशिश करते हैं कि जनता तक उनकी बात पहुंचे, अगर कोई चीज सही या गलत हो रही है, अगर वे किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उस बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे। इसके लिए वो हर प्रकार के उपाय को अपनाते हैं, यानी कि रिश्वत, बेईमानी और अन्य उपाय। जैसा कि एक पॉइंट आप देख रहे होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिश्वत किस रूप में दी जाती है? जैसे कि मान लीजिए लॉबिंग कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं, तो बदले में हो सकता है कि वो उनको ऑफर दे दें कि भाई आप हमारे फला रिजॉर्ट में जाइए, छुट्टियां बिताइए, वहां फ्री में रहिए, यहाँ घुमाइए, हवाई जहाज से घूमने जाइए। ये सारी चीजें फ्री में हैं और एक प्रकार की रिश्वत भी है। और इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिससे आपको परिचित होना चाहिए, वो है PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, न्यायालय का सहारा लेना। बहुत सारे दबाव समूह ऐसे होते हैं, वे जब सरकार पर प्रभाव डालने में कमजोर पड़ जाते हैं तो वो न्यायालय में जाकर के PIL करते हैं बहुत सारी इश्यूज को लेकर के। जैसे आजकल आप देखते हैं पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम तरह के लोग याचिका करते हैं कि पेड़ ना काटे जाएं, या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है, कोई कॉलोनी बनने जा रही जहां बहुत सारे पेड़ कटने वाले हैं, या किसी शहरों के विकास में बहुत सारे तालाब हैं जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, या
बहुत सारे इश्यूज हैं एजुकेशन को लेकर के, छात्रों के हितों को लेकर के। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि कोरोना वायरस के चलते ये कहा गया कि बच्चों के ऊपर भी महामारी का असर आ सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने लॉबिंग किया और इस बारे में प्रचार किया कि बच्चों के एग्जाम ना करा जाएं, 10th और 12th बोर्ड की परीक्षाएं ना करवाई जाएं। तो इसके लिए भी वो तरह तरह से सहारा लेते हैं, पब्लिक के बीच जाते हैं और न्यायालय के सामने भी जा करके अपील करते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इन सब बातों से परिचित होंगे। देखिए ये एक स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से अपने चारों तरफ के माहौल में ये पब्लिक पॉलिसी पर कंट्रोल करने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की, उनको प्रभावित करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉबिंग ऑफ एमपीज है, मास मीडिया है, पब्लिक पिटिशंस करते हैं, पोस्टर और लीफलेट के माध्यम से लेटर राइटिंग करते हैं, डायरेक्ट मेलिंग करते हैं। अनेक तरीकों से ये लोग सरकार की पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और इस स्लाइड में मैंने ये शो किया है कि किस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप अपने तमाम प्रोटेस्ट करते रहते हैं संवैधानिक तरीकों से। देखिए ये अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है जापान में, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ओलंपिक आयोजित ना किया जाए, कैंसिल द टोक्यो ओलंपिक्स। बड़े पीसफुल ढंग से ये सज्जन एक अपने हाथ में झंडा लिए खड़े हैं, पर नीचे देखिए जरा सा, ये एक असंवैधानिक तरीका भी है। अभी हाल के कुछ समय पहले लाल किले पर किसानों के संगठन ने प्रदर्शन किया, तो वहां ये सज्जन देखिए तलवार दिखा रहे हैं। ये पीसफुल नहीं है इस तरह से तलवार का प्रदर्शन करते हुए, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि संवैधानिक तरीके भी हैं और असंवैधानिक भी तरीके हैं। बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप से प्यार से कोई चीज मांगते हैं कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, मम्मी डांट देती है तो बच्चा पैर पटक के रोने चिल्लाने भी लगता है, और अगर मेहमान को देख लेता है तो और शोर मचाने लगता है, और मम्मी को उसे चुप कराने के लिए चॉकलेट देनी भी पड़ जाती है। तो भले ही घर में मेहमान के जाते पिटाई हो और एक चाटा भी पड़ जाए, तो असंवैधानिक तरीका भी हो सकता है अपने चीज को मनवाने का, लेकिन बात तो मनवानी है ना। फिर ये देखिए, ये पिक्चर्स देखिए, तरह तरह के प्रोटेस्ट हैं इसमें। ये प्रोटेस्ट है हांगकांग में हो रहा है, लोकतंत्र के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए क्लाइमेट चेंज पर स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। आपने एक लड़की का नाम सुना होगा, ग्रेटा थनबर्ग, जो कि पर्यावरण इश्यूज को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। देखिए मेक पॉवर्टी हिस्ट्री, अलग अलग इश्यूज को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे इश्यूज हैं दुनिया में। फार्मर्स के लिए इश्यूज हैं, एजुकेशन पे इश्यूज हैं, पर्यावरण के इश्यूज हैं, मानव अधिकारों पर इश्यूज हैं, जहां पर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वहां पर भी लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, वर्ल्ड न्यूज सुनेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट दिखाई पड़ेंगे लोगों, जहां लोग विरोध करते हैं, रैलियां निकालते हैं, झंडे लेकर जाते हैं। अब दबाव समूहों के दोष क्या है? पहली बात तो ये अलोकतांत्रिक है। अलोकतांत्रिक इस रूप में है कि लोकतंत्र में ये आकर के अपने इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा सरकार पे हावी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, और फिर अपने कई बार प्रोटेस्ट को समाप्त नहीं करते हैं। एक समय सीमा होती है, उस पर भी अपने प्रोटेस्ट को समाप्त कर देना चाहिए यदि सरकार तक उनकी बात पहुंच गई हो। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान संगठन कई बार सड़क रोक करके, भारत में भी आप देखते होंगे बहुत सारी रैली निकलती हैं, वीकडेज में निकलती हैं, आम जनता को प्रॉब्लम होती है, लंबे समय तक प्रोटेस्ट चलते हैं, तोड़फोड़ भी उसमें हो जाती है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि एक इनके संग प्रॉब्लम है कि किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, ना सरकार बनानी है, तो ना ये सरकार के दल है ना विपक्षी दल है, बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, इन्हें किसी से कुछ लेना नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होना एक बड़ा दोष है। कई बार सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है क्योंकि केवल एक या दो हितों को लेकर चलते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, और कई बार अंतरराष्ट्रीय हितों को भी नुकसान पहुंचता है। बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो कई बार नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि बहुत सारे पर्यावरण संगठन या अनेक प्रकार के संगठन हर बात को लेकर के प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। बहुत सारे नदी नाले बांध हैं जो बनना शुरू होते हैं, कुछ का बनना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है, पर कुछ के बनने से कुछ जनता को फायदे भी हो सकते हैं कि उस स्थान पर एक पुल बन सकता है, लेकिन वहां पर विरोध हो रहा है कि इस वाला चीज को ना हटाया जाए। तो दबाव समूह इन दोषों के होते हुए भी जरूरी क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र की प्राण वायु है, जरूरी है बहुत ज्यादा।
अगर लोकतंत्र में दबाव समूह ना हो तो केवल पॉलिटिकल पार्टीज पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज तो एक बहुत खास विचारधारा को लेकर चलती है। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि थोड़ा बहुत हर तरफ से विरोध के स्वर भी आते रहें, नहीं तो सरकारें बहुत ज्यादा लोगों के अधिकारों का दमन कर सकती हैं। मायरन वीनर नामक बहुत प्रसिद्ध विचारक हैं जिन्होंने लिखा है कि लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए इससे अधिक डेंजरस और कुछ नहीं हो सकता कि राष्ट्रीय हित की एक ऐसी विचारधारा को अपना लिया जाए जहां ये कहा जाए